नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ईवीएम का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान कर दिया कि उन्हें ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भारत जोड़ो की तरह ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगी। कांग्रेस की ओर से ये घोषणा गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। अभी तक ईवीएम को लेकर उसका रवैया ढुलमुल था, मगर अब उसने खुलकर मोर्चा खोलने की बात कर दी है। तो और भी विपक्षी दल उसके साथ आ सकते हैं। कई दल तो पहले से ही मुखालफत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर यूपी में 80 की 80 सीटें भी वो जीत जाएं, तब भी ईवीएम का विरोध नहीं छोड़ेंगे। दरअसल हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के हैरतगंज चुनाव नतीजों ने न केवल कांग्रेस को हिलाकर रख दिया है, बल्कि अधिकांश विपक्षी दलों, सिविल सोसाइटी के लोगों और आम लोगों को भी लगने लगा है कि ईवीएम में भारी गड़बड़ तो है। उन्हें संदेह है कि ईवीएम के जरिए और दूसरे तरीकों से भी चुनाव नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है। महाराष्ट्र से जो आंकड़े आ रहे हैं, वे भी इशारा कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कोई गोलमाल है। इसीलिए विरोध का एक ज्वार उठता हुआ दिख रहा है। कल के कार्यक्रम में हमने इसकी चर्चा भी की थी। आज भी महाराष्ट्र के कई इलाकों से धांधली के खिलाफ प्रदर्शन की खबरें आई हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज ईवीएम के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि पार्टियां जब चुनाव हार जाती हैं, तो ईवीएम की शिकायत करने लगती हैं। हालांकि ये टिप्पणी न्यायिक कम और राजनीतिक ज्यादा लगती है, मगर इससे जाहिर है कि ईवीएम के खिलाफ चल रही मुहिम को एक झटका तो लगा है। अब सवाल उठता है कि मतदाताओं को और बाकी राजनीतिक बिरादरी को कैसे समझाया जाए कि ईवीएम में गड़बड़ है। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को भी समझाने की, कन्विंस करने की बड़ी चुनौती सामने है। हमारे साथ दो बहुत ही वरिष्ठ अधिवक्ता हैं इन दोनों मुद्दों पर बात करने के लिए। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी हैं और अरुण अग्रवाल जी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। भानु प्रताप जी, पहले तो मैं चाहूंगा कि आप, ये जो घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से, सब लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे थे कि कांग्रेस जो सबसे ज्यादा सफर कर रही है इस सब की वजह से, बार-बार स्टेट दर स्टेट हार रही है, वो एक ठोस स्टैंड नहीं ले पा रही। आज ऐसा लगता है कि उसने वो फैसला कर लिया। ये जो पूरी मुहिम है, ईवीएम के बदले पेपर से चुनाव हो, उसको इससे कितना दम मिलेगा? मैं ये मानता हूं कि अगर कांग्रेस इस घोषणा को कर रही है और कांग्रेस ने अगर ये मन बना लिया है कि बैलेट पेपर से चुनाव के लिए वो एक ठोस कदम उठाएगी, तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं नहीं, देश की जनता बड़े पैमाने पर इस बात का स्वागत करेगी। देखिए, कांग्रेस क्योंकि बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, कितने भी कर लें बावजूद उसके कांग्रेस को टोटल वोट बहुत मिलता है। अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें तो उसको 12 करोड़ वोट मिला था। इतनी बड़ी पार्टी है, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में उसका वोट है, पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी हो। तो कांग्रेस का स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे और इस 2024 के चुनाव से ठीक पहले हमने 10 दिसंबर से जब आंदोलन शुरू किया, बात बहुत दूर तक पहुंची और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसमें शामिल हों, लेकिन शामिल नहीं हुए। दिग्विजय सिंह जी से नॉर्थ एवेन्यू में एक मीटिंग में मुलाकात हुई, तो मैंने उनके सामने ही कहा कि ये जो सब आप कर रहे हैं, जो 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आप हारे हैं, आप हारे नहीं, आपको हराया गया है, इसका सबसे बड़ा नुकसान आपको है। लेकिन बावजूद उसके आप नहीं बोल रहे। आप बोलते हैं, लेकिन आपके बोलने का कोई महत्व तो नजर आ नहीं रहा। राहुल जी बोले, खड़गे साहब बोले, सोनिया जी बोले, तब कोई बात है कि हाँ, पार्टी का कोई स्टैंड है। आपकी बात का तो कोई मतलब नहीं। और मैंने तो यहां तक कहा कि अगर ईवीएम से ही चुनाव होता रहा तो आप निश्चित लिख लीजिए कि आप सत्ता में नहीं आ पाएंगे, आप बाहर ही बाहर रहेंगे। और अगर ईवीएम से चुनाव होता रहा, आप सड़क पर आकर लड़े नहीं, तो मोदी सरकार, भाजपा सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी उतनी ही जिम्मेदार होगी देश की तबाही के लिए जितनी मोदी और भाजपा है। मैंने ये जी। उनसे साफ कहा। अब वो आ रहे हैं तो धन्यवाद उनका, स्वागत उनका।
हम पूरी ताकत से तन मन धन हर तरह से हर कदम पर उनका साथ देंगे। देश को बचाना है, ये देश की लड़ाई है। जी, लेकिन अरुण जी, एक तरफ ये स्टैंड कांग्रेस का आ रहा है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कुछ अलग सा फैसला दे रही है। एक झटके में ईवीएम को लेकर जो भी शिकायतें हो रही हैं, उसको उसने दरकिनार कर दिया कि जो पार्टी हार जाती है वो इसकी शिकायत करती है। ये कितना बड़ा झटका है? अगर सुप्रीम कोर्ट से ये इनकार हो रहा है, तो अब लोगों को कन्विंस करने में कि ईवीएम एक बड़ा फैक्टर है चुनाव नतीजों में। हम देखिए 2-3 चीजें बार-बार रिपीट हो रही हैं धांधली के नाम पर। एक तो ये कि जो वोट पोल होते हैं और जो काउंट होते हैं, उसमें बड़ा फर्क होता है। दूसरा, वोट परसेंटेज बार-बार बढ़ता जाता है। पोलिंग के बाद कभी एक डाटा दिया जाता है, फिर दूसरा डाटा दिया जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। ये 2 शिकायतें तो अपनी जगह बार-बार आ रही हैं और उनका जवाब न चुनाव आयोग दे रहा है, न सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन ये जो ईवीएम का इन सब से रिलेशन क्या है? इससे कैसे हो रहा है? और कैसे लोगों को ये समझ में आए कि ईवीएम असली खलनायक है? देखिए, इसको मैं 2-3 लेवल पे बताता हूँ। पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा कि हार जाते हैं तो चले आते हैं, तो क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी गई थी? कोई पिटिशनर वहां पॉलिटिकल पार्टी तो था नहीं। वो तो क्या खाली पॉलिटिकल पार्टी का ये इंटरेस्ट है कि जो है चुनाव जो है निष्पक्ष हो? क्या जनता का इंटरेस्ट नहीं है कि निष्पक्ष हो? इस पर्टिकुलर केस में जनता पहले आई है। ये भानु प्रताप सिंह हो या हम लोगों ने जो पिटीशन डाला, 3-4 पिटीशन थी जिनको कि जस्टिस संजीव खन्ना ने डिस्पोज किया, तो उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं। हमने जो डाला तो हमने कहा कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है कि हमें ये विश्वास हो कि मेरा वोट मैंने जैसे दिया वो वैसे ही रिकॉर्ड हुआ और वैसे ही वो गिरा और वैसे ही वो गिनती हुई। इसमें पॉलिटिकल पार्टी कहां से आ गई? अब आप दूसरी बात पर आइए, जो इन्होंने कोर्ट में कहा बड़े दमखम के। एक दूसरा आर्ग्यूमेंट है, चलिए मतलब कि इंडिया में बहुत जीनियस लोग हैं, समझा ना, प्राचीन काल से ये आ गए, ऐसा ईवीएम निकाला कि जो है कोई इसको डिस्कवर नहीं कर पाया। जो ये लोग सोचते हैं, जो जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा वी शुड बी प्राउड, सब मान लिया। लेकिन एक बात ये हमें बताएं कि हम लोग अनपढ़ लोग हैं, हम अंगूठा छाप हैं। दो आई एम क्वाइट एडुकेटेड, मैंने एक बड़ी अच्छी जगह से इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से मैंने मेडिसिन किया है, तो गए होंगे तो कुछ तो अकल होगी, लेकिन हमको कंप्यूटर्स नहीं आते, हमें नहीं विश्वास। तो अगर इस देश में 30% जनता को उस ईवीएम में नहीं विश्वास है और आप जबरदस्ती उसको चुनाव करवा रहे हो, तो इसका यह मतलब है कि उसको डेमोक्रेसी में नहीं विश्वास है। और आप खुद अपने हर जजमेंट में कहते हो कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट, और जनता को इसमें विश्वास होना चाहिए। तो अब ये सड़क पर आ रहे हैं, अगर 30% वोट, 40% वोट ऑपोजिशन का है, 20% कांग्रेस का अकेला है, तो फिर इनको जो है, अब इनको तो समझ में आना चाहिए ना कि देयर इज अ साइजेबल पॉलिटिकल पार्टीज का स्टेक नहीं है। ये बात समझने की बात है। ठीक है, आज खड़गे साहब ने उसको आर्टिकुलेट किया या नहीं कहा, ये डिमांड जो है बहुत पहले से आ रही है। और जो ये तो हुई पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट और जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आर्ग्यूमेंट, सब चीज सही है, लेकिन नहीं विश्वास है तो उस जमाने में आपने क्यों वो सिंबल लगाए? क्योंकि लोग इलिटरेट थे, तो वो जो है बुलक का जो वो था, हल का जो सिंबल था, और में बछड़ा बना और ये सब होता गया। आज भी आप सिंबल से लड़ते हो, क्यों लड़ते हो भाई? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जनता को अगर ईवीएम में नहीं विश्वास है और अगर कोर्ट कहती है कि विश्वास करो, तो जनता को फिर कोर्ट में भी विश्वास नहीं रहेगा। ये पक्का है कि जनता को आज इलेक्शन कमीशन में कोई विश्वास नहीं है। अपने को थरली डिस्क्रेडिट कर लिया ये राजीव कुमार ने। जितने इन लोगों ने जो 75 साल से अपनी शाख बनाई थी, इस आदमी ने साल भर में वो सारा 2 साल में अपने पूरे टेन्योर में
वो खत्म कर दिया। ही इज बिल्कुल। लुक्ड एज एक पार्टीशन आदमी है और यही इसको फैसिलिटेट कर रहा है। तो ये तो बात हो गई कोर्ट वाली। अब आप आइए ईवीएम पे, उसमें क्या गड़बड़ है? ये कहते हैं कि ये कैलकुलेटर की तरह है। तो कैलकुलेटर के तरह है तो जो नंबर आया, जिस समय वोटिंग क्लोज किया, जो नंबर है, तुम इलेक्ट्रॉनिक एज में रह रहे हो, है? जहां की अडानी पर वो अमेरिका में वो आता है और दूसरे दिन सुबह में हर आदमी देख रहा है कि इसके ऊपर किस तरह का इंडाइटमेंट है, किस तरह की चोरी की है, 2000 इतने करोड़ का जो है इसने घूस दिया है। और उस एज में तुमको 11 बजे तक तुमको जो वोट पोल हुए 17C के क्यों नहीं तुम डाल रहे हो? और अगर डेटा बदल रहे हो तो लोग यही सोचेंगे ना कि तुम जो है क्या तो ईवीएम बदल रहे हो या तुम्हारे पास फिगर नहीं है। परसेंटेज का डेटा कैसे आ गया? ये आदमी लगता है कि स्कूल में नहीं पढ़ा है। परसेंटेज का डेटा तो ओरिजिनल डेटा से निकलता है ना। अगर बिल्कुल। क्या होता है कि जितने वोट पड़े डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वोट्स इनटू 100। तो अगर आपके पास x नहीं होगा, y तो आपके पास है, 100 है, तो x आप क्यों नहीं दे रहे हो? इसलिए नहीं दे रहे हो कि जो टैंपर्ड मशीन जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसमें फिगर अप्रोक्सीमेट है, 640 वाली है, 630 वाली है, 625 वाली है। अब आप उसको कहीं मैच करते हो कि यार इसको वहां पर रिप्लेस करें जहां ये फिगर थी, इसलिए ये नहीं दे रहे हैं। और ये झगड़ा जो है 2019 से ये चला आ रहा है, जिस समय पूनम अग्रवाल ने आरटीआई में मैं थोड़ा सा इसमें मैं समझना चाहूंगा अरुण जी, ये यहीं पर पेंच फंसा हुआ है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म 17C आपको दिया गया लॉक करते समय ईवीएम, ठीक है, और उस समय जो काउंट था वो आपके फॉर्म 17C में था। अगली बार जब आप काउंटिंग के लिए जाते हैं तो मशीन खोलते हैं और मैच करते हैं कि आपके आंकड़े जो फॉर्म 17C में है ईवीएम से मैच कर रहे हैं कि नहीं। अगर मैच कर रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो आप काउंटिंग क्यों करने दे रहे हो? जी देखिए, जहां पर धांधली होती है ना तो सबके पास पोलिंग एजेंट नहीं है। ये बहुत जगह 17C नहीं दे रहे हैं, मांगने पर नहीं दे रहे हैं। और जब मिसमैच होता है, जैसे अभी लोगों ने कहा, तो कहते हैं अरे वो गलत लिखा गया। आप बात समझिए, ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक हो गए। तमिलनाडु में तो उनको सारा उन्होंने ले लिया। अब यहाँ पर लोग सतर्क है नहीं। जब सतर्क नहीं है तो वहां पर एक के बाद एक मशीन आती है। तो अगर वो उन्होंने 70, जबकि ये मैंडेटरी चीज है, अगर आपने उनको देना है तो आप क्यों नहीं इंटरनेट पे डाल रहे हैं? अगर आपने अच्छा, दूसरी बात, अरे जब आप कैंडिडेट को खरीद रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है कि आप पोलिंग एजेंट को नहीं खरीद लेंगे? आप बात समझिए। तो अगर आप उसको जब वहां पे उसको खरीद रहे हो तो जो पोलिंग एजेंट जो सरकार का है आप उसको भी खरीद सकते हो। तो जी इसलिए सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि कोई भी आदमी इसमें गड़बड़ नहीं कर सके और सिस्टम को प्रिज्यूम करना चाहिए कि हर आदमी को ये खरीद सकते हैं, हर आदमी बेईमानी कर सकता है। इसी पर वो सारा सिस्टम बनता है। तो वो प्रोसीजर, अब आप देखिए, एक ईवीएम का खर्चा है 50,000 और एक जो सीसीटीवी का खर्चा है वो केवल 3,000। लेकिन 50% बूथ पर सीसीटीवी नहीं है। क्यों नहीं है? तो और वो रिकॉर्डिंग आप दे दीजिए तो लोग कहेंगे कि ठीक है, हमें विश्वास है। ये सारी बातें, और भी बातें हैं। जी अब आप जी अभी करेंगे, लेकिन भानु प्रताप जी, मैं ये बताइए कि मान लीजिए हम महाराष्ट्र के केस को लेते हैं। महाराष्ट्र के आंकड़े तो मतलब चौंकाने वाले। किस तरह से मैं आंकड़े देख रहा था कि जैसे बिल्कुल कैलकुलेट करके पार्टियों को वोट दिए गए हैं ताकि उनकी सीटें इतनी बढ़ जाएं। मतलब शिवसेना जो शिंदे की है वो वोट परसेंटेज वही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन उसी में सीटें 57 पहुंच गई हैं। इसी तरह से एनसीपी अजित पवार की सीटें पहुंच गई। बीजेपी 90% का स्ट्राइक रेट, वोट परसेंटेज लगभग उतना है जितना अभी लोकसभा चुनाव में मिला था या पिछले चुनाव में मिला था। तो इसका मतलब है कि बहुत ही
चतुराई से, समझदारी से, योजनाबद्ध ढंग से ये काम किया होगा, तभी इतनी सफाई से ये सारी चीजें निकली हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं महाराष्ट्र के केस को लेकर कि ये कैसे किया गया होगा, कैसे हुआ होगा? देखिए, हमने जब हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, इसी साल 6 जनवरी को हमने प्रदर्शन किया जंतर मंतर पर, और उस दिन हमने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया। हमारे गुजरात के साथी थे, वो बाकायदा मशीन लेकर आए और उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि बेईमानी किस तरह से होती है। ये मशीन है, आप इस मशीन को जिस तरह से भी आप सेट करना चाहेंगे वो सेट हो जाएगी, और जैसे सेट हो जाएगी वही परिणाम वो देगी। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है, आप उसको जैसे चाहें उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब तो एलन मस्क भी अगर कह रहे हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इसमें टेक्नोलॉजिस्ट माने जा रहे हैं, जब वो ये बात कह रहे हैं तो बाकी और सारी चीजों का तो मतलब कुछ ही नहीं रहा। दूसरी बात यह है सर, मेरा प्रोफेसर साहब एक बहुत छोटा सा एक मत है, एक सवाल भी है, विचार भी है। मैं सर की बात को, अरुण सर की बात को आगे बढ़ाता हूं। इस देश की आधी आबादी अनपढ़ है सर, और ऐसे लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता है। तो अरुण सर ने जो बात कही कि वो चिन्ह किस लिए रखे गए, वो चिन्ह इसीलिए रखे गए कि अनपढ़ व्यक्ति है तो वो नाम नहीं पढ़ सकता, पार्टी का नाम, कैंडिडेट का नाम, तो चिन्ह से वो पहचान लेगा। और ये चिन्ह ही बताया जाता था कि भाई इस नंबर पर हमारा चिन्ह है, ये सारी चीजें होती थी, इसलिए चिन्ह रखा गया। जो इलेक्शन का तरीका है, वो तरीका वो होना चाहिए जो अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति, नासमझ व्यक्ति भी उसे देखकर अपने मत का सही प्रयोग कर सके। यह तरीका होना चाहिए। जिस देश में पढ़े लिखे लोग भी सही तरीके से वोट नहीं डाल पाते हैं, अगर मैं गलत नहीं तो आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी आपने देखा कि लोग सही तरीके से, जो एमपी हैं, एमएलए हैं, वो भी सही तरीके से वोट नहीं डाल पाते। तो आप अनपढ़ आदमी की बात करते हैं। तो तरीका वो होना चाहिए, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल साधारण से साधारण व्यक्ति भी उस तरीके को जानता हो, और उसे यह कंफर्म होना चाहिए कि मैंने जिस व्यक्ति को, यानी जिस उम्मीदवार को और जिस पार्टी को वोट दिया है, मेरा वोट उसी को गया है और उसी के खाते में गिना जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। अब आप यहां टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये जब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो आप इस टेक्नोलॉजी को समझाइए। आप समझा नहीं रहे हैं। इस देश में मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि जो आईटी एक्सपर्ट के लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, उन चंद इंजीनियर्स को छोड़ के इस देश के बाकी लोगों को पता नहीं है कि ईवीएम की टेक्नोलॉजी क्या है और ये कैसे काम करती है। इवन सुप्रीम कोर्ट जजेस को, जो बड़े आराम से कर देते हैं कि बार बार चले आते हैं यहां लेने के लिए जब हार जाते हैं, तो ठीक है ना सर, उनको भी नहीं पता कि ये टेक्नोलॉजी क्या है और ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो जजेस हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी के, कोई नहीं जानता कि टेक्नोलॉजी कैसे काम करे। और आप उस टेक्नोलॉजी से चुनाव करा रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है और आप उसी पर विश्वास कीजिए जो हम कह रहे हैं। तो आप हैं कौन जो आप पे विश्वास करे? अगर यही विश्वास करने वाली बात होती तो संविधान ने तो विश्वास किया था ना। संविधान ने विश्वास करके ये कहा था, अनुच्छेद 324 में बाकायदा लिखा है कि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। अभी आप ये सारी चीजें देख रहे हैं, आपने आंकड़े देखे हैं, और आंकड़े मेरे पास भी, जो मैंने, आप ही सब जो लोग हैं जितने भी मीडिया पे आ रहे हैं उसी के माध्यम से सारे कल मैंने भी आंकड़े लिए हैं। और डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब हैं जो एक यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे हैं, कल हमारे कार्यक्रम में थे वो, कल हमारे कार्यक्रम में थे, आपके कार्यक्रम में थे, तो उन्होंने सारी डिटेल आपको दे दी है। ये सारी चीजें हो रही हैं। दूसरी बात, जब हमने 6 जनवरी को प्रदर्शन करके दिखाया और उसका पूरे देश में हल्ला मचा, तब इलेक्शन कमीशन अपनी ईवीएम मशीन लेके गांव-गांव घूम रहा था दिखाने के लिए। करीब 40-50 हजार गाड़ियां जो सरकार की थी वो लेके सब लोग घूमे। क्यों घूम रहे हैं आप? क्यों करा रहे हैं आप? क्या सरकार की, और सरकार की छोड़िए,
क्या इलेक्शन कमीशन की और इस देश की अदालत की, सबसे बड़ी अदालत की यह जिम्मेदारी नहीं है जी कि चुनाव फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो और लोगों का भरोसा उसमें जगे? एक देखिए उदाहरण मैं सिर्फ आपको, सिर्फ एक उदाहरण, जी जी जर्मनी, और ये जो है ये उदाहरण भी जो डेमोक्रेसी एट रिस्क जो उनकी लिखी हुई है जीवीएल नरसिम्हा की 246 पेज की किताब, ये भी उसी में से है, बीजेपी के एमपी हैं वो। उसमें एक व्यक्ति जर्मनी में एक व्यक्ति कोर्ट गया और उसने कहा कि भाई मुझे इसमें कहीं कोई ट्रांसपेरेंसी नजर नहीं आती, मैं नहीं मानता कि इससे चुनाव होना चाहिए। कोर्ट ने उस अकेले व्यक्ति की याचिका पर ईवीएम को वहां से हटा दिया। यहां इतने लोग चिल्ला रहे हैं, इतने लोग कह रहे हैं, तो भी विश्वास नहीं है। एक छोटी सी बात मुझे नजर आई सर, एक मैं भानु जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं अपने दर्शकों मान लीजिए मैं आपका दर्शक हूँ, मैं अपने दर्शक को बताना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ी ऐसी हुई है महाराष्ट्र में, ऐसे खेल हुआ है और इसलिए ये नतीजे आए हैं। ईवीएम से ये खेल हुआ है या किसी दूसरे तरीके से खेल हुआ है, वो कन्विंसिंग, क्योंकि ये आप दावा कर रहे हैं और दूसरे भी दावा कर रहे हैं कि नहीं सब कुछ साफ है, वो कंफ्यूज है, हमारे दर्शक कंफ्यूज है, मतदाता कंफ्यूज है। वो करें तो करें क्या, माने तो माने या ना माने, क्या करें, उनके पास रास्ता नहीं। तो सबूतों के साथ बात करते हैं। बिल्कुल मैं समझता हूं इससे बढ़िया क्या बात होगी। एक आंकड़ा, बहुत मजेदार आंकड़ा है, जिसे आप देखेंगे कि जो एक व्यक्ति है, ये 250 अक्कलकोट विधानसभा क्षेत्र का आंकड़ा, इसमें राष्ट्रीय समाज पक्ष नामक एक पार्टी है, उसके कैंडिडेट हैं सुनील शिवाजी पंडकर, उनका गांव है डोडियाड, उनका बूथ नंबर है 270, उन्होंने उस बूथ में अपनी वोट डाल के और फिर उसके बाद अपने चुनाव प्रचार में गए। वो उस बूथ में उनकी वोट 0 निकली है। आप मान लीजिए कि उसे कोई व्यक्ति, उसके परिवार का व्यक्ति भी नहीं देखा, पर जो कैंडिडेट है वो तो अपने लिए वोट देगा। और ये तो सबूत है, ये तो वहां की जो है ईवीएम मशीन निकलवा के आप देख लीजिए, दुनिया को दिखा दीजिए, सबके सामने पता लग जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। अब इसके साथ और भी चीज आप देखें कि इतना ही नहीं, एक और बड़ी मजेदार बात है जिससे हम लोग पता लगा लेते हैं। आपने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा सर, लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में जिस समय पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, आप और हम सब जानते हैं लगभग 199 सीटों पर कांग्रेस आ गई थी पोस्टल बैलेट में। और जब ईवीएम से सारा वोटें खुली हैं, उसके बाद बीजेपी जीत गई और कांग्रेस हार गई। सर ये कैसे हो जाता है सर? मतलब इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता कि भाई पोस्टल बैलेट में है, वो भी तो उनके परिवार के लोग, भाई उन्होंने भी तो वोट दिया होगा। यही बात हरियाणा में हुई, पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आ गई थी और ईवीएम खुली तो उसमें आ गई। और यही बात अब महाराष्ट्र में आ रही है कि पोस्टल बैलेट में 145 सीटों पर इंडिया गठबंधन की पार्टियां, उनके कैंडिडेट आ गए थे, और जब ईवीएम से गिनती शुरू हुई उसके बाद में सारा खेल पलटता चला गया। एक बात तो ये, दूसरी और एक बात सर, जो यहां पे ये आंकड़ा कांग्रेस ने ही दिया, ये बड़ा मजेदार है सर। इस आंकड़े को जानना समझना बहुत जरूरी है सर। और ये है सर नांदेड़ लोकसभा का, आपने देखा भी होगा नांदेड़ लोकसभा का। नांदेड़ लोकसभा में कांग्रेस जीती है। इस पर हमने कल बात की थी भानु प्रताप जी, इस पर हमने कल डिस्कस किया था कि ये कैसा कंट्रास्ट है कि लोकसभा चुनाव जीतती है कांग्रेस और उसी लोकसभा क्षेत्र की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस हार जाती है। ये कैसे होता है जी? मैं अब थोड़ा सा अरुण जी से भी जी आप बात पूरी कर लीजिए। ये जो चीजें हैं, ये सारी चीजें इस बात को सिद्ध करती हैं कि बेईमानी मशीन के माध्यम से, और हमने तो एक बार नहीं सर, हमने तो जंतर मंतर पर, हम 30 मई 2019 से लगातार हम इस आंदोलन को कर रहे हैं, इस आवाज को उठा रहे हैं। हमने 6 बार डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है, 6 बार बिल्कुल राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया। तो हम तो बिल्कुल साफ जानते हैं कि बेईमानी है, और देश की जनता इस बात को मानती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। अदालत नहीं मान रही जी, इलेक्शन कमीशन नहीं माना, देश की जनता को पता है। बिल्कुल अरुण जी
देखिए, ये लोग है ना, हर चीज का कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन दे देंगे। कहेंगे कि जानबूझ के अपने को वोट नहीं दिया कि ईवीएम को बदनाम करे। मैं इन लोग की आरएसएस वालों की बात बताता हूँ, वो कैसे सोचते हैं, क्योंकि मैं वाकिफ हूँ। अपने परिवार वालों को कह दिया मत वोट देना और हमें बदनाम कर रहे हैं। इस तरह के भी लोग हैं। लेकिन जब पूरा गांव उठता है और गांव कहता है कि हमारे वोट चोरी हो गए, तो इसका मतलब सबसे बड़ा क्राइम तो है कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर देखिए, मैं 2-3 जगह बताता हूं जहां गोलमाल होता है। एक तो आप देख रहे हैं ये डेटा नहीं दे रहे हैं। जो भी आदमी डेटा को चोरी करे वो समझ जाइए कि वो सबसे बड़ा चोर है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट को मालूम है और इंटरफियर नहीं करती है। जस्टिस खन्ना का मैं एक लाइन पढ़ देता हूं, खाली एक लाइन। We have conducted an in-detail review of administrative and technical safeguards of the EVM mechanism. अरे भाई साहब, आपने कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव निकाल दिया? सीसीटीवी रहती नहीं है, गणना के समय होता नहीं है, 17C मैच होता नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर देखिए कि माइनॉरिटी वोट देने आ रहा है तो सब इंस्पेक्टर ने जो है बंदूक तान ली, और उस चीज को सारे देश ने देखा। उसको आपने सुओ मोटो लिया नहीं, न चुनाव आयोग ने नहीं लिया, तो क्या दिस वाज नथिंग बट रेप ऑफ डेमोक्रेसी? कि आप जो है एक महिला निहत्ती, वो बात याद आती है तिनमेन स्क्वायर पे, जबकि एक टैंक के सामने एक चीनी आदमी जो है डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है। एक तो देखिए गड़बड़ कहां होता है, ये डेटा में मैनिपुलेटिंग। कोई मानेगा? देखिए, वोट 1000 से कम पड़ते हैं, क्या 3 डिजिट की फिगर इनको याद नहीं रहती हर प्रबूथ? क्या मजाक कर रहे हैं? तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि ईवीएम का वो रिप्लेसमेंट करते हैं या मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरी बात, जो सिंबल लोडिंग यूनिट, मतलब ये मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ। ईवीएम का रिप्लेसमेंट करते हैं मतलब उनके पास दूसरी ईवीएम होती है जिसमें वो डाटा फीड होता है और उसको वो रिप्लेस कर दी जाती है। जी हाँ, क्योंकि आप हर जगह पाएंगे, 2 चीजें से ये साबित होती है कि बार बार आप देखेंगे कि आधे घंटे 1 घंटे के लिए जो स्ट्रांग रूम में ईवीएम जमा है, या ट्रांजिट में आप देखेंगे कि बीजेपी वाले की गाड़ी में जो है ईवीएम मिल गई, तो क्या हर एक जगह तो आप पकड़ाएंगे नहीं, आप 1-2% में पकड़ाएंगे। तो वहां पर ये आप बार बार पाएंगे कि कंटिन्यूअस इनके पास जो है सीसीटीवी का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, और इनके जो लॉयल लोग हैं तो नेचुरली वो बिगड़ेगा। दूसरी बात, ये कैसे देखा गया, जो कि मेन एलिगेशन हरियाणा से लगना चालू हुआ, कि जहां पर 99%, 90% से 99% जो ईवीएम चार्ज्ड है, उसमें जो है 75 से 85% वोट जो है भाजपा को जा रहा है। ये क्या दिखाता है? इतना बड़ा कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। उनके पास तो कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। अरे, जो आदमी परसेंटेज और ओरिजिनल फिगर नहीं बता सके, जो कि 7वीं क्लास का लड़का उनको लड़का या लड़की स्टूडेंट बता देगा, तो वो आदमी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये 2-3 जगह, और तीसरा जो सिंबल लोडिंग यूनिट है, उसमें ही पहले से इंस्ट्रक्शंस आपने डाल दिए, जिसको कि माधव देशपांडे जी कई बार इसको बोल चुके हैं, और अभी मैं उनके साथ एक प्रोग्राम में भी था। ये 3 जगह से ये हो रही है हेरा फेरी। और सबसे बड़ी बात कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रवैया रखेगा, तो जैसे आज लोग कह रहे हैं रेट्रोस्पेक्ट में चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में, कि इनडायरेक्टली इन्होंने इन लोगों को पावर रख के जो है पूरा अपॉर्चुनिटी दे दिया कि जो है इलेक्शन को हाईजैक कर ले। तो आज संजय राउत कह रहे हैं तो लोग मान रहे हैं ना उस बात को। तो अगर 40% लोग ये सोचते हैं कि ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट इज हैपेंड, तो उनकी कहां रेपुटेशन गई? खुद ही कह रहे थे कि मेरी क्या लेगेसी है। तो इस तरह का काम जो हो रहा है इस देश में, अगर उसको कोर्ट डिफेंड करती है बियॉन्ड अ पॉइंट, उनको एक बार समझ में आना चाहिए कि इसके लिए जो है पार्टीज नहीं चिंतित हैं। बहुत सारे सिटीजन जो उस पार्टी के सपोर्टर नहीं हैं, जो न्यूट्रल सिटीजन्स हैं, जिनको कुछ नहीं लेना देना है। मैं आपसे बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि जितना बीजेपी का कोई
आदमी ने नहीं अपोज किया होगा कांग्रेस रेजिम को, उतना हमने भी किया है, उससे ज्यादा किया है। तो इस बात को उनको समझना चाहिए कि दे आर कैरिंग आउट देयर ड्यूटी, कि इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द वोटर की उसको आस्था रहे कि मेरा वोट जैसे हमने दिया वैसे ही रिकॉर्ड हुआ और उस वोट को वैसे ही गिना गया। इतनी सी बात वो हमको इंश्योर कर दें, बस ये बात करनी। गोलमाल तो हुआ ही। जी भानु जी, आप कुछ कहना चाहते? मैं सर सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता था कि सर की बात से सहमत हुए, मैं और थोड़ा स्पष्ट करना चाहता। मेरा मानना यह है कि पॉलिटिकल पार्टी से भी कहीं ज्यादा जो स्टेक लगा है वो देश की जनता का है। देश की जनता का सबसे ज्यादा स्टेक है, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो भारत की जनता को हो रहा है, उस गरीब व्यक्ति को हो रहा है जिसका शोषण लगातार ये पॉलिटिशियन जो है, पार्टियां लगातार कर रही हैं, जिसके हकों को छीना जा रहा है। तो उसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। और मैं बार बार इसीलिए कहता हूं कि ये पॉलिटिकल पार्टी से भी कहीं ज्यादा बड़ी लड़ाई जनता की लड़ाई है। पॉलिटिकल पार्टी आपकी लड़ाई लड़ाई इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आप ही को लड़नी पड़ेगी, उसका स्टेक सबसे ज्यादा है। यहाँ पर एक प्रश्न है जो बार बार वीवीपैट का मामला उठाया जाता है कि गड़बड़ी वहीं होती है, आपने वोट डाला वो वीवीपैट में कुछ गया और फाइनली जो वोट आया वो कुछ और आया, ये बीच में कहीं गड़बड़ होती है। क्या वीवीपैट इसका कोई सलूशन है? बार बार कहा जाता है कि नंबर ऑफ वीवीपैट बढ़ा दिए जाएं तो वोटर्स को रसीद मिलने लगे वगैरह वगैरह, तो ये ईवीएम काम करने लगे कि ईवीएम में कोई दोष नहीं, कोई कमी नहीं होगी, या उसका अगर कहीं से कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है तो वो भी रुक सकता है। नहीं, देखिए अगर मेरी बात कहें तो मैं तो बिल्कुल स्पष्ट, मैं मशीन के पक्ष में ही नहीं हूं। किसी भी तरह की मशीन, मैं नहीं मानता कि इस देश में किसी मशीन की जरूरत है। सीधा सीधा आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, बहुत सिंपल है, खर्चा भी कम है और बहुत सही है। दूसरी बात जिसकी बात कर रहे हैं वीवीपैट की, देखिए एक बात, सॉरी आपको रोक रहा हूं। देखिए एक बात है कि हमने बहुत इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर में, तो आप प्रिंट कर लीजिए, पेपर भी छोटा है, ये है कि प्रिंट करके वो स्लिप आप हमें दे दीजिए तो वो मेरा वोट हो गया, वो तो बैलेट हो गया ना। अगर एक बार आपने मेरे हाथ में दे दिया तो मैंने तो उसको देख लिया कि हमने जिस सिंबल पर वोट दिया है उसी सिंबल का ये वोट है, और उसको हम जाके एक अलग ड्रॉप बॉक्स में, जो बैलेट बॉक्स पुराना वाला होता था, उसमें हम डाल दें, तो आपकी भी थोड़ी बहुत बात रह जाएगी, हमारी भी बात रह जाएगी। लेकिन जब ईवीएम ही बदल दिया जाएगा, ईवीएम भी बदल दिया जाएगा और वो बैलेट बॉक्स भी बदल जाएगा। नहीं, उसको आप रखिए, बाद में दिखाइएगा कि देखिए, तब क्या होगा कि ये मैनिपुलेट करना वहां बंद कर देंगे। आप समझ रहे हैं? तो इतना ही मॉडिफाई करना, क्या करना खर्चे में, सब चीज वही है। आपको एक प्लास्टिक का 100 रुपए का डब्बा सील करने वाला, 100 नहीं आप 1000 रुपए का और डाल दीजिए और वो एकदम बैलेट की तरह हो जाएगा। इन लोगों का क्या कहना है कि आप लोग बूथ लूट लेते थे, ऐसे छाप देते थे, तो भैया सब कुछ तो रह गया, कोई इसमें डिफरेंस तो नहीं हुआ। आप खाली पर्ची हमारे हाथ में दे दीजिए, आप मत ड्रॉप करिए, हम ड्रॉप करेंगे, हम देख लेंगे। यस, जो हमारा ओरिजिनल है, उसमें संदेह की गुंजाइश रहेगी अरुण जी कि पर्ची आपको खुद दी जा रही है, वोट कहीं और पड़ रहा है, इसको फिर चेक कीजिए। अभी आपको अगर आपको एक ईवीएम चेक करवाना है तो 42,500 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, फिर आप कितने ईवीएम चेक करवाएं? नहीं, वो तो अलग बेईमानी है, वो तो आप छोड़ दीजिए, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। आप ईवीएम नहीं चेक करा रहे हैं, 47,500 है 600 वोट के लिए। हाँ, वो सारा मैंने देखा हुआ, मेरे ही कहने पर वो हुआ, उसको अभी आप छोड़िए। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं जो आप शायद आप नहीं समझे, कि जब आप उस वोट को उस बक्से में डालेंगे तो फिर ईवीएम नहीं गिना जाएगा, वो बक्सा गिना जाएगा। जी, वो पर्ची गिनी जाएगी। हाँ, तो बात रह गई वहीं की, ये नहीं कि फिर इलेक्ट्रॉनिक से वो होगा। आपने पर्ची दी हमें, हमने दूसरे बक्से में डाली, आपने गिन दिया, हम खुश हैं कि यू हैव काउंटेड द वोट, जैसा मैंने पहले आपने दिखाया, हमने उसको डाला और आपने, हम काउंटिंग हॉल में गए, आपने मेरा गिन लिया, वेरी गुड, और कहीं गड़बड़ नहीं हुई। ये तो बात मतलब ये तो बैलेट पेपर ही हो गया एक तरह का, मतलब जी, करेक्ट, वही हो गया। 80% बैलेट पेपर हो गया,
एंड वी आर यूजिंग द सेम रिसोर्सेज। और उसमें अगर एज अर्लियर उसमें आप वीवीपैट हटा दीजिए। अरे साहब, इन लोगों ने 17,000 में वीवीपैट खरीदी है जिसका दाम 4,000 होना चाहिए था। खूब पैसे कमाए हैं लोगों ने, वो अलग जी। घोटाला है हजारों करोड़ का। नहीं, घोटाला तो ये भी है कि जो ईवीएम बनाने वाली कंपनी है उसमें आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, वो भी एक बड़ा घोटाला है। हाँ, जी भानु जी, क्या ये इस तरह का सलूशन काम कर सकता है? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा बहुत स्पष्ट मत है, बैलेट पेपर मींस बैलेट पेपर। किसी मशीन का कोई जरूरत ही नहीं है, इतना खर्चा, ये सारी चीजें, और फिर अल्टीमेटली जब 80% बैलेट पेपर ही हो जाएगा जब पर्ची हाथ में लेके। हालांकि मैं ये मानता हूं कि ये इससे तो ज्यादा मतलब सीधी कोई बात नहीं हो सकती। अरुण सर जिसकी बात कह रहे हैं, भाई आप पर्ची हाथ में दे दीजिए, पर्ची लेगा, बैलेट बॉक्स में डाल देगा, उसकी गिनती हो जाए। इससे सरल और क्या हो सकता है? यही आपकी बात मशीन भी है नहीं? लेकिन इलेक्शन कमीशन उस बात को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या दर्शाता है? इससे भी आगे, इलेक्शन कमीशन इतना भी मानने को तैयार नहीं है कि जो वीवीपैट मशीन में काला वो लगा है शीशा, उस काले शीशे को भी व्हाइट कर दे, उसको भी मानने को तैयार नहीं है। और वो 7 सेकंड का जो समय है जिसमें पर्ची दिखने की बात कही जाती है, उस समय को भी बढ़ा दिया जाए, इतनी सी बात मानने को तैयार नहीं है। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जिन भी बूथों पर ये सारी चीजें हैं, उनकी सबकी वीवीपैट की पर्ची गिनवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी अपने आप सामने हो जाएगा। एक जी। बात और सर, इसमें एक बड़ी गड़बड़ी, जो जजमेंट आया था ना सर, वो जजमेंट था कि 5 पोलिंग बूथ की मशीनों की गिनती कराई जाएगी। 5 पोलिंग बूथ, वो पोलिंग स्टेशन, बूथ नहीं सर, पोलिंग स्टेशन की गिनती कराई जाएगी। लेकिन वो पोलिंग स्टेशन की जगह पोलिंग बूथ कर दिया। एक पोलिंग स्टेशन में कहीं 10, कहीं 20, कहीं 5, कहीं 3, इस तरह के पोलिंग बूथ होते हैं। वो पोलिंग बूथ को कर दिया गया पोलिंग स्टेशन की जगह। एक बेईमानी ये भी है सर। सो जी। बेईमानी कई स्तर पर मैं है मैं अब इससे और एक उसकी कदम आगे जा सीमाएं रहा हूँ। कहीं नहीं है। मैं इससे एक कदम आगे जा रहा हूँ। आप दोनों से ये सवाल है, बारी बारी से जवाब चाहूंगा कि अगर महाराष्ट्र के केस को लेना है, इसको टेस्ट केस बनाना है, प्रूफ करना है कि धांधली हुई है, तो मौजूदा फ्रेमवर्क में क्या-क्या स्टेप हो सकते हैं जो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज उठा सकती है, उठाना चाहिए? मैं बताता हूँ। देखिए, इलेक्शन जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में जो चैलेंज करने का पावर जो है, वो केवल कैंडिडेट को नहीं है, वो इलेक्टरेट को भी है। तो आप ये कहेंगे आपको क्या पड़ी है कि आप चैलेंज कर रहे हैं? तो मान ले एक गांव है, जैसे वहां उन लोगों ने प्रोटेस्ट में वो निकले, तो वही लोग सारे के सारे अगर 600 वोट वहां पर पड़े जिनके पास वो है, वो एक एफिडेविट स्वेयर करके कहें कि हम लोगों ने फलाने पार्टी को वोट दिया था और जब ईवीएम में गिनी गई तो ये वोटिंग आई, वो एफिडेविट पर कह रहा है, वो ऑन ओथ कह रहा है, तो उसके बेसिस पर वो चैलेंज कर रहा है। तो ये लोगों को दिखेगा कि ये जो है सोर लूजर्स नहीं है, कि ये जो हारने वाला जो पार्टी है वो रोध हो रही है, वो ये बात नहीं है। अब आप उसके बाद तो भाई हर चीज तो एफिडेविट पर होती है, तो जब वो एफिडेविट पर ये बात कह रहा है तो उसको उस तरह से चैलेंज करें, और जो हारा हुआ कैंडिडेट है वो मेहनत करे। इस तरह की जो है 2-4 गांव में हर जगह जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ उसको जो है वो वोटर से जो है वो दिलवाए कि हमारा ये आधार कार्ड नंबर था, हमने फलाने बूथ पर दिया, हम ये रजिस्टर्ड है, इलेक्टरल रोल में मेरा ये नंबर है, हम लोगों ने इतने इतने में दिया। तो ये एक देखिए आपको देखिए, इसका रिवर्स मैं बता रहा हूँ। इसका दूसरा क्या हाँ खेल होगा कि जो हाँ पावर में पार्टी है, जिसके पास हाँ पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हाँ धमकाने का काम शुरू कर देगी। हाँ, वो वो करेगी, कि हम वो आप करेगी। एफिडेविट निकलवा के देख लेंगे किसने ये किया है, सुनिए फिर सुनिए, उसको वो देख लिया धमकाने की, जाएगा। सुनिए कौन हिम्मत धमकाने करेगा? की, जी, सुनिए सुनिए बिल्कुल। धमकाने का काम करेगी तो आप ये निश्चिंत रहिए कि 1-2 लोग उसको रिकॉर्ड कर लेंगे धमकी को। आजकल जो है इनकी सेक्स की सीडी निकल जाती है, तो आप क्या सोचते हैं कि ये जब धमकाएंगे तो उसमें कोई की आप अगर 20 को धमकाए और 2 की सीडी निकल गई तो फिर कहाँ के रहे आप बात जी, समझिए। देखिए
और आपने एफिडेविट पर दे दिया तो फिर तो वो परजरी हो गई। आप अभी जैसे जनता सड़क पर आई ना, तो सड़क पर आई तो उसके जगह वो करके, और ये लोग पिटीशन बनाए, जॉइंट पिटीशन डालें फलाने बूथ का वी डोंट एक्सेप्ट। अब वो मान ले ये कहते हैं कि अरे तुम तो हारे 10,000 से, तो तुम्हारे 1,000 वोट भी उधर लग गए तो उससे क्या। दैट इज नॉट एन आर्ग्यूमेंट। हमारा आर्ग्यूमेंट है कि मेरा वोट सही नहीं गिना गया और आपने इसमें गड़बड़ी करी, और गड़बड़ी वही कर सकता है जो जीता। तो जीतने वाला अगर गड़बड़ी करा तो ये इलेक्शन, देखिए पैसे तो ये इतने पकड़ते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 50 कैंडिडेट का से ज्यादा का पैसा वो पकड़ लेते हैं और किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हैं। खुद ही लिखते हैं कि हमने 8,000 करोड़ रुपया पकड़ा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में। उसको अगर आप भाग करके देखेंगे 540 से, तो इट विल कम टू सम 60-70 करोड़। एक कैंडिडेट केवल 80 लाख खर्च कर सकता है। तो ये सब तो अलग बातें, उसको छोड़िए, वो लीगल बैटल होगी। लेकिन इसका मतलब आप पिटीशन नहीं डालेंगे, जैसे मैंने आपसे कहा ना पहले, कि आपने खुद ही अपना वोट नहीं दिया और आके हल्ला कर रहे हैं कि देखिए ईवीएम को बदनाम कर, तो कहने वाले सब चीज कहें। ये भानु जी, और क्या किया जा सकता है? नहीं, देखिए मैं ये मानता हूं कि सर आज जो हालात हो चुके हैं, इन हालात में जैसे आप कह रहे हैं कि एफिडेविट देके आप जो है पिटीशन डाली है, तो पिटीशन तो कोर्ट में डलेगा, या आप एफिडेविट लेके और आप इलेक्शन कमीशन को कहेंगे कि भाई मुझे विश्वास नहीं है कि मेरा वोट तो जो जिस पार्टी को दिया मेरा वोट तो उसमें निकला ही नहीं है, तो आप इसकी गिनती करवाइए। पर बात यही है कि इसे करेगा कौन? इसे करेगा कौन? इलेक्शन कमीशन, जो इस सारी धांधली का, सारी गड़बड़ी का जिम्मेदार है, वो करेगा सर। अभी आपने देखा हरियाणा चुनाव के बाद में सबूतों सहित कांग्रेस ने उनको जो है अपनी जो कंप्लेंट दी, नतीजा क्या निकला? उन्होंने कांग्रेस को डांट लगा के भाई आगे से ऐसी पिटीशन मत डालना, सोच समझ के बात किया करो। ये सब कह के आपकी उनकी पिटीशन जो है डिसमिस कर दी। रही कोर्ट इस बात को समझने को तैयार नहीं है। दुर्भाग्य इस बात का है कि सुप्रीम कोर्ट समझने को तैयार नहीं है कि आधी से अधिक आबादी इस देश की अनपढ़ है। उसके वोट का राइट मुझे सुरक्षित करना है, ये जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। उससे पहले हालांकि जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, जब इलेक्शन कमीशन बेईमान हो चुका, जब इलेक्शन कमीशन एक तरफा सारी कार्रवाई कर रहा है, सारे खेल का सूत्रधार वो बन गया है, और बीजेपी के साथ में वो एक पार्टी बन के उसके सहयोग के लिए काम कर रहा सारा, तो आप किससे उम्मीद करेंगे? ये जिम्मेदारी कोर्ट की है, संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी और लोगों के अधिकारों की जिम्मेदारी कोर्ट की है। और जब ये सब फेल है, इसीलिए मैंने कहा प्रोफेसर साहब कि मेरा मानना यह है कि अब हालात वो हैं, इन हालात में मैं एक मिनट भानु जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में जो हुआ उसका कोई समाधान मिलेगा कि नहीं, कि अब सीधे ईवीएम पर रोक पर ही लगेगा? क्योंकि ये तो गड़बड़ी हुई है, ये खेल चाहे मध्य प्रदेश में हुआ, हरियाणा में हुआ, अभी यहाँ हो गया, तो ये तो सत्ता का हरण हो चुका। तो अब मान लिया जाए कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता है? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। मेरी समझ में जो है, जो मैं समझता हूं, वो जनता को सड़क पर उतरकर जिस तरह से महाराष्ट्र के जिलों में अब ये हो रहा है, जैसे नासिक में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, जो वोटर है वो कह रहा है कि हमने वोट इनको दिया और हमारा वोट कहां से चला गया। तो ये जनता सड़क पर उतरकर केवल एक डिमांड करे, केवल एक, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए इलेक्शन कमीशन कितना बेईमान है, कितना ईमानदार है, इन सारी चीजों को साफ करने के लिए केवल एक डिमांड कि पूरे इलेक्शन की आपने ईवीएम से गिनती कर ली, अब वीवीपैट मशीन जो है, उन वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उनको गिनवा दो, बस केवल एक डिमांड, और ये खुल के होनी चाहिए जनता की तरफ से, तब ये सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी होगा। मेरी समझ में तो वीवीपैट इसका समाधान है, उसकी गिनती से पता चल जाएगा। उसकी गिनती करा दीजिए, पता लग जाएगा। अभी अरुण जी, वो भी फर्जी हो सकते हैं? नहीं, मैं दो तरह से नहीं सहमत हूं। पहली बात है कि अगर उन लोगों ने सिंबल लोडिंग यूनिट में गड़बड़ करी है, वो थोड़ा टेक्निकल मामला है, तो दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पर्ची ही जो है गलत कटी है, जो उसमें डाली गई है वो गलत कट के डाली गई है ना, तो उससे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता था कि आप अगर जो भी कर लेंगे तो जो पिटीशन है वो तो हाई कोर्ट में जाएगी, तो लीगली जो है वहां पर वही बात होती है, वो तो 5 साल में नहीं डिसाइड करेंगे।
तो ये जो आपका जो प्रश्न था कि ये जो 2 सत्ता हरण हो गया, कैन वी रिवर्स इट? तो अब ये रिवर्स नहीं होने वाला है, क्योंकि सत्ता में ये बैठे हैं, जुडिशरी जो है उसमें दम नहीं है कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करे, जो उसका रिड्रेसल है वो उन्हीं के पास है। इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी और आरएसएस का एक एक्सटेंशन है, काउंटर है, क्योंकि अंपायर को नियुक्त करता है वही, जो कि उसमें प्लेयर जो है नियुक्त कर रहा है अंपायर को, तो वहां से भी आपको कुछ नहीं मिलना है। तो और ज्यादा आप एजिटेट करिएगा तो पुलिस इनके हाथ में है, वो आपको वहां पर वैसे दबाएगी, लाठी चार्ज करेगी, और नहीं होगा तो 2-4 आदमी को गोली मार देगी। इन लोगों को लगता क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे बड़ा ये है कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ओथ ले ही नहीं, और कहें भाई आप ऐसे भी क्या रोक लोगे, रिजाइन नहीं करें। रिजाइन करेंगे तो फिर इलेक्शन पिटीशन नहीं डाल पाएंगे, नहीं तो फिर वही चंद्रचूड वाला हाल होगा, ओ यू रिजाइन, हाउ कैन आई। अरे भाई तो इलीगैलिटी है, तो इफ ही हैज रिजाइंड कॉल फॉर अ न्यू इलेक्शन, है कि नहीं? अगर आप उनको नहीं रीस्टेट करना है तो वही हाल होगा। तो इसलिए रिजाइन नहीं करें, ये ओथ ना लें और कहें कि भाई यू हैव स्टोलन द इलेक्शन। तो इनकी क्रेडिबिलिटी जो है, देखिए अगर आप उसके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में ये हो जाएगा कि भारत का ऑपोजिशन जो है इलेक्शन जो है ये डेमोक्रेसी नहीं रही, उसमें उन लोगों को विश्वास नहीं है। ये जो है हम रिस्क नहीं ले सकते, ये मोदी जी भी नहीं ले सकते, उसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा। तो अभी जो कांग्रेस कर रही है राइट पाथ पे है, उसमें महाराष्ट्र में लोग जो हैं, जो 40-45 एमपी हैं, सॉरी एमएलए हैं, वो ओथ नहीं है, हो गया। फिर तो वो देखिए तमाशा, वो देखिए, यू हैव टू बी विद द पीपल। जो उनका आक्रोश है उसको आप जो है उस पर पानी मत फेरिए, उसमें जो है थोड़ा सा स्वाहा करिए, आप भी दिखाइए कि हम उनके साथ हैं। हम लोग तो एजिटेट कर ही रहे हैं, तो आप किस तरह से उसको इशू को अलाइव रखेंगे? अलाइव रखिए 5-6 महीने के बाद। इससे सहमत हैं आप? आपको लग रहा है कि ये करें और ईवीएम की अर्थी देश भर में निकाली जाए, उसको गंगा में प्रवाहित किया जाए? ये सारे टोने टटके भी यूज करने पड़ते हैं राजनीति में, एक माहौल बनाने के लिए भी। क्या आपको लगता है ये राष्ट्रीय स्तर पर अभियान तभी रंग लाएगा? जैसे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक तरह से हवा बदल दी थी, ये भी वो मूवमेंट बन सकता है? नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर तो करना पड़ेगा सर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैं तो लगातार कह रहा हूं कि जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। एक ये तरीका हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये जो बात कर रहे हैं ओथ न ले, हम जाएंगे ही नहीं विधानसभा में, हम विधानसभा में जाएंगे नहीं। ये भी हरियाणा के लोग भी विधानसभा का बहिष्कार करें, ओथ ले लिए, चलिए ठीक है, बहिष्कार करें जब तक ईवीएम नहीं, बल्कि जहां भी विपक्षी दल हैं सब यही काम करें। नहीं, केवल वो यही काम नहीं करें सर, इस काम के साथ साथ वो जनता का प्रतिनिधित्व करें, लीड करें जनता को, उस आंदोलन को बनाएं जिस आंदोलन की जरूरत है सर। रही इस बात की कि सर पुलिस इनके पास में, इनके पास तो सभी कुछ है सर, अगर हम इस तरह से मरने से डरेंगे तब कुछ नहीं कर पाएंगे। मरेंगे तो है। आज मैं आपके चैनल पर आज कह रहा हूं कि देर सवेर जो स्थिति चल रही है इस देश में मरना तो है ही, आप इससे बच नहीं सकते। किस दिन ये सब कुछ होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस देश के लोगों को एक दिन तो लड़ना ही पड़ेगा और पूरी ताकत से लड़ना पड़ेगा, अन्यथा ना ये देश बचेगा ना देश के बच्चों का भविष्य बचेगा। मेरा मानना यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन निहायत जरूरी है। और एक चीज और मैं आपको सर कहना चाहूंगा, मुझे याद आ गई, सर आपको जहान होगा अरुण सर कि जिस समय अप्रैल के महीने में सुप्रीम कोर्ट में ये पिटीशन सुनी जा रही थी, जस्टिस खन्ना और जस्टिस दत्ता इस पिटीशन को सुन रहे थे, उस समय एक आर्गुमेंट आया था, प्रशांत भूषण साहब ने एक आर्गुमेंट किया था। उन्होंने ये कहा था कि सर इस तरह का सर्वे है, इस तरह की रिपोर्ट है कि करोड़ों लोग इस देश में ईवीएम को नहीं चाहते। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिखाइए कहां है डाटा। तो डाटा नहीं सर, सर्वे रिपोर्ट है बहुत सारी। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई थी सर, क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं है, हम लोग वो सारी चीज कर नहीं पाए। हमने एक ये किया था कि इसके विषय में कि जो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते वो मिस कॉल करें, एक नंबर हमने दिया था।
आप देखें कि जब हमने एक कंपनी को हायर किया उससे पहले लगभग एक हफ्ते हमारे फोन पर हर दिन 10 से 11-12 हजार कॉल आ रही थी लगातार, एक सेकंड के लिए भी फोन बंद नहीं था। जब हमने इस कंपनी को हायर किया तो उस कंपनी पर एक दिन में जो कॉल आ रही थी हमारे उस पर 1 से 1.5 लाख कॉल आ रही थी। बस सिर्फ दिक्कत इतनी ही होगी कि हम टेक्निकल व्यक्ति नहीं है और हम इतना सब कुछ समझ भी नहीं पाए और इतना हमारे पास में रिसोर्सेज भी नहीं थे। वो डाटा अगर हम कलेक्ट कर लेते तो वो डाटा हम ले जाके सुप्रीम कोर्ट में दिखाते कि देखिए ये है डाटा, इतने लोग सुप्रीम ईवीएम से चुनाव नहीं चाहते। तो मैं अभी भी समझता हूं करवा सकते हैं वो। ये अभी बिल्कुल भी करवा सकते हैं सर। उस बिल्कुल। नंबर पर आज भी मिस कॉल आ रही है सर। जी एक मिनट, अब समय खत्म हो रहा है अरुण जी। जी लास्ट एक लाइन। सिंह साहब, मैं उस समय कोर्ट में था तो दीपांकर दत्ता साहब ने कहा कि ये जो है सर्वे का क्या मतलब, कोई भी सर्वे इज नॉट रिलायबल जी। हाँ, तो इसलिए उनका ये कहना था कि अगर वाकई, यही मैं आर्गुमेंट दे रहा हूं कि अगर आप कोर्ट को ये दिखा दें कि देखिए 30% जो लोगों को विश्वास नहीं है ईवीएम में, तो उनको फिर अपनी इज्जत सोचनी पड़ेगी कि लोग ये कहेंगे कि हमने गलत किया कि नहीं अलाउ किया। और एक बात मैं अंत में खत्म करता हूं कि अगर राहुल गांधी सड़क पर निकलेंगे तो ये भारत जोड़ो यात्रा से 1.5 गुना 2 गुना लोग इस बार उसमें निकलेंगे। आप देख लीजिएगा क्या होता है। जिस दिन वो निकलेंगे वो उससे कहीं ज्यादा क्राउड निकलेगा और वही इनके ऊपर हो जाएगा कि ये देखिए कि लोगों को विश्वास नहीं है। और आपने जो कहा कि उसकी पुतला जलाया जाए ईवीएम का, उसको दफनाया जाए, उसको जो है निकाली जाए। हाँ जी लोकतांत्रिक तरीके कई हो सकते हैं। अर्थी निकालना हो सकता है, धरना देना हो सकता है, पुतले जलाना हो सकता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं। बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीका है, लेकिन ये करना ही पड़ेगा, बिना इसके होगा नहीं ये। बिल्कुल, लोकतंत्र बचाना है तो ये सब अब जरूरी कार्रवाई होगी और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसकी चेतना लोगों में पैदा हो रही है। ये 3-4 स्टेट्स में जो कुछ हुआ है उसने लोगों को हिलाकर रख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज इस कार्यक्रम के लिए वक्त निकालने के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार।